अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ ऑफ ए केमिस्ट्री पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। वैसे आप लोग पढ़ के आए हो, मतलब काफ़ी बार सुना होगा व्हाट इज़ एटम। एटम जनरली काम आता है चीज़ मैटर के बारे में पढ़ने में, कि मैटर अपन क्या समझते हैं कि किसी भी एटम से मिलके बना होता है। और आपने फर्स्ट चैप्टर में भी आई थिंक ये पढ़ा है। तो अपन उस एटम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लाइक जो मैटर है वो एटम से, जिन एटम से मिलके बना है, उस एटम की प्रॉपर्टी क्या है, या वो किस तरह बिहेव करता है, कैसा दिखता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, ये सब अपन उसके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए मेन ही ये चैप्टर है। तो इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। अभी बताया जैसे मैंने कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, यानी ये ही उसका फंडामेंटल बेसिक सब्सटेंस है जिससे मिलके मैटर बना होता है। जैसे अपना घर होता है वो ब्रिक से मिलके बना होता है, तो ब्रिक उसकी फंडामेंटल यूनिट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे एटम जो है मैटर की फंडामेंटल यूनिट है, यानी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। Existence of the different kinds of matter is due to different atoms constituting them। अब अलग अलग तरीके के जो मैटर है वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें एटम जो है वो अलग अलग तरीके का है। इस वजह से दुनिया में अलग अलग तरीके के मैटर देखे जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब इससे क्वेश्चन क्या निकल के आते हैं, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, जो अपन ये पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब क्या एलिमेंट्स है। अब इनके अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं, तो एक एटम दूसरे एटम से किस तरह से अलग होता है, मतलब उसको क्या ऐसी चीज़ है उसमें जो उसको अलग बनाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल। इंडिविजिबल यानी जिसको आप डिवाइड नहीं कर सको, फर्दर तोड़ नहीं सको। तो क्या रियल में, यानी सच में एटम इंडिविजिबल होते हैं क्या, जैसे कि डाल्टन ने बताया था। डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने ऐसा कहा था कि एटम इंडिविजिबल होते हैं। और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड देम, या फिर उसके अंदर और भी छोटी चीज़ें प्रेजेंट होती है। लाइक अपन क्या मानते थे, एटम सबसे छोटा होता है, ठीक है, पर क्या इससे भी छोटी चीज़ें होती है क्या, तो वो अपन इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर पढ़ेंगे अपन आगे। विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स and the various model that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। तो हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल दिए हैं जो कि ये बताते हैं कि पार्टिकल किस तरह से अरेंज्ड होते हैं एटम में। ठीक है, अपन पढ़ेंगे डिफरेंट थियरीज। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। तो 19th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे साइंटिस्ट का मेजर चैलेंज यही था कि उनको ये रिवील यानी बाहर निकालना, तो उनको ये निकालना था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह का होता है, यानी कैसा दिखता है, कैसा शेप होता है, कहाँ क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी वो किस तरह से बिहेव करेगा या उसकी क्या क्या खास बातें होती हैं। ये सब उनके लिए चैलेंज था 19th सेंचुरी के दौरान। द एल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज़ बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब एल्यूसिडेशन का मतलब यहाँ क्या है, किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर देना बाय एक्सप्लेनिंग इट। तो एल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को किस तरह से उन्होंने समझाकर क्लियर किया है, वो किस तरह से किया है, बेस्ड ऑन द सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करके उन्होंने ये पता लगाया। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ या जो मीनिंग लिख रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लें अपनी बुक में। तो पहला इंडिकेशन कि एटम इंडिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, यानी वो ऐसे नहीं होते हैं कि वो टूट नहीं सकें। ये जो इंडिकेशन यानी जो साइन था कि एटम इस तरह से होते हैं, वो कहाँ से आया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ के। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं जहाँ पे चार्ज फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू डेवलप हो। लाइक आप अपने हाथ रब करो तो वो गर्म हो जाते हैं, तो वहाँ क्या जनरेट हो जाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने बचपन में बहुत बार किया होगा, स्केल को आप अपने हेड पे, बालों पे रब करके पेपर के टुकड़ों पे उसको अगर ले जाते हो उसके पास, तो वो उस पर खिंचे हुए चले आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ काम करती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि एटम इंडिविजिबल नहीं होते हैं। और एक और कंडीशन क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अलग अलग सब्सटेंस के थ्रू पास ऑन की जाती है, कंडक्ट की जाती है। तो अपना पहला टॉपिक है इसके लिए चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, यानी पार्टिकल में चार्ज पार्टिकल्स। अपन देखो बहुत बार आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ये ज़ीरो चार्ज होता है, ये सब आप सुनते होंगे। पर अपन उसको डिटेल में और किस तरह से वो आता है निकल के, वो पढ़ने वाले हैं। तो इसके नेचर को पढ़ने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की है। देखो एक्टिविटी क्या है, कॉम्ब ड्राई हेयर, जो मैंने अभी जस्ट बताई थी कि कॉम्ब स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कॉम्ब भी वही उसी तरह काम करेगा जिस तरह स्केल आपने अगर अपने सर पे रब करके लगाई होगी। रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ से रब करो, ठीक है, और उसको एक फूले हुए गुब्बारे के पास ले जाओ उस रॉड को, फिर देखो क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो तो बेटर समझ आएगा आपको। सर्दियों में अपन ब्लैंकेट ओढ़ के या फिर किसी चेयर पे बैठ जाते हैं तो अपने को फटाफट से करंट लगता है, वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूड यानी एक डिसीजन निकालना, नतीजे पे पहुंचना। तो दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब ऐसा क्या हो रहा था, रब करने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली चार्ज बन रहे। पर ये चार्ज आया कहाँ से, ठीक है ना, ये चार्ज कहाँ से आया ये तभी पता लग सकता है जब हम समझ ले कि एटम जो है डिविजिबल है, यानी एटम के अंदर और कोई ना कोई छोटी चीज़ें ज़रूर प्रेजेंट है जो कि चार्ज होती हैं, तभी तो चार्ज डेवलप हुआ। क्योंकि है तो वो मैटर ही, चेयर है, रॉड है, क्लोथ है, ये सब है तो मैटर, और मैटर के अंदर एटम होता है, यानी एटम में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि चार्ज्ड है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें रब करने पे चार्ज हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन पे कुछ ना कुछ रिसर्च की। 1900 में एक चीज़ निकल के आई कि एटम वॉज नॉट ए सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है, ऐसा नहीं था, बहुत सिंपल नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि जिसको डिवाइड नहीं कर सके, बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, पर उसमें कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो है ही है, जिसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, जो कि किसने आइडेंटिफाई किया था, जे थॉमसन, ये अंडरलाइन कर लेना आप, ठीक है। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टन इन 1886 डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड दैम द कैनाल रेज। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई हुआ, उससे पहले ही ई गोल्डस्टन ने 1886 में, यानी उससे भी 14 साल पहले, एक न्यू रेडिएशंस फाइंड की थी। वो कैसे, इन अ गैस डिस्चार्ज, यानी उसने एक गैस थी उसको डिस्चार्ज ट्यूब में डाल के उस पर देखा थोड़े टाइम बाद कि वो किस तरह से बिहेव कर रही है। तो वहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे उस गैस डिस्चार्ज के बाद उसमें से एक रेडिएशंस निकलने लगे, और रेडिएशंस को उसने नाम दे दिया था कैनाल रेज। अब वो रेज थी क्या एक्चुअली, यानी ये कैनाल रेज जो थी वो थी क्या, तो दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो ये रेज थी वो क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी, यानी उस रेडिएशंस में क्या लीक हो रहा था, क्या निकल रहा था, पॉजिटिव चार्ज निकल रहा था। तो यहाँ से उसने पता लगाया कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम में एक और चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन के अलावा, उस वक्त नहीं पता था, हाँ लकी इलेक्ट्रॉन होता है, पर एक और पार्टिकल उनके पास निकल के आया। तो दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है, यानी उस पर चार्ज -1 होता है। तो ये जो दूसरा पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल निकल के आया, इसका चार्ज क्या था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रॉन की -1 है, तो पर मैग्नीट्यूड क्या है उसका 1, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 1 है, माइनस साइन, माइनस तो एक उसका साइन है। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकल के आया, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू तो 1 ही थी, पर चार्ज में ऑपोजिट था, बट ऑपोजिट इन साइन यानी +1 थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है और पॉजिटिव पार्टिकल पे क्या है, +1 चार्ज है। इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मास प्रोटॉन का, यानी ये पॉजिटिव पार्टिकल जो था, इसका मास 2000 टाइम्स ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, बाद में इसको प्रोटॉन नाम दे दिया। तो अब तो अपन जानते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इट वॉज इन जनरल एंड इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, देखिए यहाँ पे E- से, और प्रोटॉन को P+ से, ठीक है। हालांकि अभी अपन सिर्फ E और P लिखते हैं,
पर ई माइनस चार्ज के साथ, पी प्लस चार्ज के साथ। मास ऑफ प्रोटोन इज टेकन एज 1 यूनिट, यानी मास ऑफ प्रोटोन अगर 1 यूनिट ले लूँ एंड इट्स चार्ज इज +1, ठीक है। 1 यूनिट यानी 1 यू लिखते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 यू उसका मास है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल यानी जिसको नज़रअंदाज कर सको आप। तो इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि अपन ने पढ़ा था प्रोटोन का मास 2000 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। तो अब अगर प्रोटोन का ही 1 है तो इसका 2000 टाइम कम मास हो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना, इसलिए उसको एकदम नेग्लिजिबल मान लिया है। और उसका चार्ज कितना है, -1। तो ये चीज़ें आप अंडरलाइन कर लेना। इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट एन एटम वॉज कम्पोज ऑफ प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक तो अपन को यही पता है कि प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर एटम बना है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, यानी आपस में ये चार्ज बैलेंस कर रहे हैं। एक का अगर +1 है तो दूसरे का -1 है, तो बैलेंस हो रहा है। इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटोन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि प्रोटोन जो था एटम के अंदर ही था, इंटीरियर पार्ट में था। फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटोन्स। पर ये जो इलेक्ट्रॉन थे ईजिली इनको अंदर बाहर किया जा सकता था, पर प्रोटोन्स को बिल्कुल भी बाहर अंदर नहीं किया जा सकता है। Now the big question was what sort of structure did this particle of the atom form? We'll find the answer to the question below. अब क्वेश्चन ये था कि किस तरह का स्ट्रक्चर, चलो ये तो समझ में आ गई, ये तो निकल के आ गई बात कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, पर अब इनका स्ट्रक्चर किस तरह का था, यानी किस तरह से अरेंज थे, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हमने पढ़ा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, जिसने ये बताया था कि एटम इनडिविजिबल है, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको कभी अपन डिस्ट्रक्ट यानी नेचर में से हटा नहीं सकते, ख़राब नहीं कर सकते, उसके साथ अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और वो इनडिविजिबल भी है। पर ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आने के बाद फेल हो गई, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर, क्योंकि अब इसने तो बोला था इनडिविजिबल है, ठीक है, पर यहाँ तो अपन को उससे भी छोटे पार्टिकल्स मिलने लगे हैं। तो इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो, तो फिर और जानना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज्ड है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मॉडल आया जो कि जे थॉमसन ने दिया था। तो थॉमसन का मॉडल क्या था वो अपन देखते हैं। थॉमसन का मॉडल देखो, इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरह से दिखता था। थॉमसन ने क्या बोला कि एटम का मॉडल किस तरह से होता है, एक प्लम पुडिंग के जैसे। एक क्रिसमस पुडिंग होती है जो फॉरेन में ज़्यादातर पुडिंग खाते हैं लोग, उसमें क्या होता है कि पूरे जो एक केक टाइप जैसे उनका रहता है छोटा, उसमें ड्राई फ्रूट्स बीच बीच में डले हुए होते हैं हर जगह, ठीक है, जैसे अपन किसी चीज़ के डेकोरेशन करते हैं ना, ऊपर से बीच बीच में डाल देते हैं वैसे। तो इसलिए उसने उसको प्लम पुडिंग मॉडल नाम भी दिया था। थॉमसन के मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी होता है। और इसको किससे कंपेयर किया, एक और चीज़ से कंपेयर किया, वाटरमेलन से। देखो वाटरमेलन में क्या होता है कि रेड पार्ट होता है, एक फ्लैशी पार्ट जिसको अपन खाते हैं, एडिबल पार्ट, और उसके अलावा उसमें बीज होते हैं। तो पूरा रेड पार्ट होता है पूरा का पूरा वाटरमेलन, उसमें जगह जगह बीज फंसे हुए होते हैं जिनको अपन इंग्लिश में एम्बेडेड कहते हैं, यानी बीच बीच में धंसे हुए होते हैं। तो यहाँ पे वो जो पॉजिटिव चार्ज था एटम से कंपेयर अगर करें अपन उसको, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज था एटम का, वो तो कौन सा पार्ट हो गया वाटरमेलन का जो अपन खाते हैं, रेड एडिबल पार्ट, रेड वाला पार्ट जो हो गया वो पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है। वाइल द इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन वो बीज हो गए, सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि वाटरमेलन से अपन ने उसको किस तरह से सोचा। पॉजिटिव चार्ज तो रेड एडिबल पार्ट हो गया, फ्लैशी पार्ट खाने वाला, जबकि नेगेटिव पार्ट कौन सा हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके सीड्स हो गए, ठीक है। तो ये था थॉमसन मॉडल। अब थॉमसन मॉडल ने क्या क्या बोला, देखो, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो इस मॉडल से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि एटम क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी एक ऐसा स्फीयर होता है जिसमें सब जगह पॉजिटिव चार्ज भरा है, सब जगह, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसमें कहीं बीच बीच में धंसे हुए, यानी उनको उनमें फंसा रखा है। सेकेंड है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। +1 पॉजिटिव चार्ज है तो -1 नेगेटिव चार्ज होना कंपलसरी, तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वली आ रहा है। सो द एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अपन मैथ्स में एक चीज़ पढ़ के आते हैं, कोई चीज़ +1 है और एक -1 है, तो दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे साइंस की लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं कि कोई चीज़ अगर प्लस में इतनी है और माइनस में भी उतनी ही है तो वो दोनों मिलके ज़ीरो होके क्या बना लेते हैं, न्यूट्रल, जो कि अपन पढ़ के भी आते हैं साइंस में। पहले आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि ये चीज़ न्यूट्रल है, सॉल्ट न्यूट्रल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो इसका रीज़न ये होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज है और इक्वल भी है दोनों का मैग्नीट्यूड, तो इस वजह से पूरा का पूरा एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। और ये बात ध्यान रखना, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है बस। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of the experiments carried out by other scientists could not be explained by this model. इसने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि एटम न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, यानी उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज बराबर का है, पर कुछ साइंटिस्ट ने और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनके जो रिजल्ट निकल के आ रहे थे, ठीक है ना, वो ये वाला मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वो ये नहीं कर पाया इसलिए अपन दूसरा मॉडल पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका मॉडल तो फेलियर था एक्चुअली, पर कहीं हद तक इसने बहुत कुछ बातें सही बताई थी कि दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है या इस तरह से। तो लेकिन था ये फेलियर। तो इसके बाद और मॉडल आया, अपन पढ़ेंगे सेकेंड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा कि एटम में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन हुए, इलेक्ट्रॉन हुए, उनका चार्ज क्या होता है, उनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वैल्यू क्या होता है, साइन क्या होता है, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से। थॉमसन मॉडल क्वेश्चन ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो इसको आप अच्छे से पढ़ ले थॉमसन मॉडल को। ओके, थैंक यू।